हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक शिक्षा केंद्र पर। आज मैं क्लास 10वां के विज्ञान का मॉडल सेट का सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के हाजिर हूँ, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के होंगे, कितने होंगे, एक प्रश्न कितने अंक का होगा। तो कुल प्रश्न की संख्या 40 होंगी। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। अब हम चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जब इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण के उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछा गया है। तो हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2, ये आंसर होगा और यह आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसमें आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। अब हम इसके अगला प्रश्न के बारे में विचार करते हैं और अगला प्रश्न आपका है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कि यहाँ पे लेंस की क्षमता निकालने के लिए कहा गया है। लेंस की क्षमता बराबर होती है 1/f, यानी फोकस दूरी दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1/1 होगा। 1/1 इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, और 1 जो होगा सो प्लस में होगा, इसलिए क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अतः इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1D, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला इसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इस प्रश्न में क्षमता दे दिया है और फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहा दिया है अवतल लेंस का। तो फॉर्मूला वही होगा। यहाँ पे अगर हम फोकस दूरी ज्ञात करना चाहेंगे तो F बराबर 1/D हो जाता है, और 1/D का वैल्यू दिया है 4 डायोप्टर, 4 लिख देंगे। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है, और 0.25 को अगर हम, ये आता है 0.25 जो है ये मीटर में है, इसे बदलना है सेंटीमीटर में, क्योंकि मेरा सारा ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में। तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसलिए इस प्रकार से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ध्यान देना यह है, अवतल लेंस का फोकस दूरी पूछा गया है, तो सभी को पता होना चाहिए कि अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन हमारा ऑप्शन में ऋणात्मक नहीं दिया गया है। अगर ऑप्शन में ऋणात्मक देता तो वही आंसर सही होता, लेकिन बिना ऋणात्मक वाला ऑप्शन को हमें मजबूरी बस टिक लगाना पड़ रहा है। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा प्रश्न छठा होगा। छठा प्रश्न, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अग्रदीप कहने का मतलब होता है हेडलाइट, हेडलाइट में अवतल दर्पण ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो हमें सबको पता है कि मानव नेत्र में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, अतः डी नंबर इसका सही हो जाएगा। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर बिंदु अनंत होता है, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश का मात्रा का नियंत्रण पुतली के द्वारा होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है, लेकिन जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है वो सीधा दिखाई देती है,
लेकिन प्रकृति पूछा है तो प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा, यही आंसर सही आपका है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट आवर निम्नलिखित में से ऊर्जा यानी बी नंबर ऊर्जा का ही इकाई होती है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना पूछा गया है कूलम्ब किसका एसआई मात्रक होता है? तो कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए नंबर इसका सही होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न आपका होगा विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जल का जो विद्युत अपघटन होता है, अगर इसको विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं तो अपघटित होकर के बनाता है H2 और O2 बनाता है। तो ये आपका एकल अभिकारक है और टूट करके 2 ठो उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपका विखंडन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन कहने का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही हो। तो हम देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा किस में बढ़ती है? तो CO में, O2 में, Cu में, H2 में। तो इसमें H2 में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ये जल का निर्माण कर लेता है, अतः इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो सबसे पहले हम इस चित्र का अध्ययन करेंगे। चित्र में सबसे ऊपर में दिया है परख नली, उसे धागा और उस धागा में बांध करके लटकाया है लोहे की कील को, और जो बीकर में इस जो परख नली में जो रखा गया है वो है कॉपर सल्फेट का विलयन। अब हमें देखना है कि अभिक्रिया कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच। तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा और यहाँ पे जो अभिक्रिया बनेगा वो विस्थापन अभिक्रिया बन जाएगा। हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका आ जाता है 17वां, जो इस प्रकार बताया गया है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? इसमें से प्राकृतिक सूचक को छांटना है और लिटमस पत्र जो आपका है सी ऑप्शन वाला ये प्राकृतिक सूचक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो जिसका pH मान 10 से अधिक होता है वह क्षारक होता है। अगला प्रश्न आपका है दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? यानी कि ये जो दिया गया चित्र है ये क्या सूचित करता है? तो यह हमारा जो चित्र है ये डी ऑप्शन सही होगा। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चित्र है। यानी ये वाला फिगर जिस बर्तन पे छपा हुआ हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह सांद्र यम्ल या सांद्र क्षार वाला बर्तन है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। बी ऑप्शन सही होगा। कौन आधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आधातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होना चाहिए, तो ये आपका ब्रोमीन होगा। धातु पूछता तो पारा हो जाता, आधातु पूछा है इसलिए ब्रोमीन होगा। अगला प्रश्न आपका आता है
निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो अग्निशामक बनाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसी को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर बना है। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग खनिज कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रोपेनॉल में अगला प्रश्न है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो इसमें एल्कोहल यानी प्रोपेनॉल जो है एल्कोहल समूह का आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये में होता है जल का टूटना सही है, ऑक्सीजन का मुक्त होना सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। अतः आपका जो आंसर है सी होगा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए केवल ऊपर की ओर, बी केवल नीचे की ओर, सी ऊपर नीचे दोनों। सही आंसर सी है, ऊपर नीचे दोनों होता है। अगला प्रश्न आपका है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहते हैं। यहाँ वृक्काणु गलत लिखा गया है और वृक्काणु को ही हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। और एक वृक्क में नेफ्रॉन यानी वृक्काणु की संख्या 10 लाख होती है। अतः आपका आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। सी ऑप्शन सही होगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों के शरीर में स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जो उसके अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो दिया गया चित्र को हम देखेंगे, ये अपना हाइड्रा का चित्र है और इसमें जो जनन होता है ये जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंछी और चमगादड़ के पंख हैं, ऐसे हम जानते हैं पंछी और चमगादड़ के पंख का काम एक होता है यानी दोनों उड़ने का काम करते हैं, लेकिन इसका जो बनावटी होती है, इसका जो संरचना होता है ये भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार से इसे समरूप होना चाहिए था, लेकिन अपना आंसर में समरूप नहीं दिया हुआ है तो ये समजात का उल्टा होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि असमजात। अगला प्रश्न है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो सांप, मेढक, घास, ग्रासहोपर। इसमें से घास जो है ये उत्पादक होता है। आप लोग के मन में ये जरूर प्रश्न उठ रहा होगा, एक ग्रासहोपर क्या होता है? तो ग्रासहोपर एक प्रकार का कीट होता है, ठीक है, जो उपभोक्ता में गिनती आता है। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है,
किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी का निर्माण किस स्तर में होता है? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक होते हैं और द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी होते हैं, अतः द्वितीय पोषी स्तर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब कि जो जीव जंतु तथा पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं वैसे ऊर्जा को जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इसमें से हम देखना है कि कौन सा जीव जंतु तथा पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होता है। तो आपका नाभिकीय ऊर्जा, और यही C ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न आपका है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की जो न्यूनतम चाल है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। देखिए आगे का ऑप्शन दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है, किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है, यानी ए नंबर आपका सही होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।